ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जैक और रॉबर्ट दोनों पार्टी करके अपने घर वापस आ रहे थे। दोनों काफी खुश थे। तभी अचानक से जैक को एक अंधेरी गली में एक पेंटिंग पड़ी हुई नजर आई, जिसे देखकर जैक बोला, अरे रॉबर्ट, ये देख भाई, क्या पेंटिंग है ये। इसे मैं अपने घर पे लगाऊंगा। चल चल इसे ले लेते हैं। जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, अबे छोड़ना यार, देख कैसे पड़ी हुई है, गंदी ही होगी तभी किसी ने फेंकी है। और फिर जैक ने कहा, अरे चल के देखते हैं ना, अगर अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी तो अपने घर पे लगाऊंगा। फिर जैक उस पेंटिंग के पास गया और उसने उस पेंटिंग को देखा तो वो पेंटिंग एक राजा की थी, जिसके हाथ में एक तलवार थी। जैक ने उस पेंटिंग को अच्छी तरह से निहारा तो पेंटिंग नई थी पूरी। और फिर जैक ने कहा, ये देख, पेंटिंग तो पूरी नई है, अब मैं इसे अपने घर में लगाऊंगा। रॉबर्ट वहां से अपने घर चला गया और जैक अपने घर आ गया। उसने नशे में ही उस पेंटिंग को घर के कोने में रख दिया और बेडरूम में सोने के लिए चला गया। उसने बिना कपड़े उतारे, बिना जूते उतारे बेड पर सोना ही ठीक समझा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। वो बेड पर लुढ़क गया और सो गया। कुछ ही देर बाद उसके घर की डोरबेल बजी और जब डोरबेल काफ़ी बार बजी तब जैक की नींद खुली और जैक ने नशे में ही कहा, अरे कौन है यार इतनी रात को। जैक जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बाहर कोई भी नहीं था। जैक घर से बाहर निकला और चारों तरफ नज़र घुमाने लगा कि आखिर डोरबेल बजाई किसने है, लेकिन दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जैक को लगा कि शायद डोरबेल की आवाज़ सुनना ये उसका सिर्फ वहम था, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और घर का दरवाज़ा बंद करके वापस से बेडरूम में सोने चला गया। बेडरूम में जैसे ही वो अंदर घुसा उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है। जैक थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो बेड पर लुढ़क कर गिर गया और सोने लगा। कुछ ही देर बाद उसे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ये बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसके अलावा घर में कोई भी नहीं रहता था, तो ये कदमों की आवाज़ आखिर किसकी हो सकती थी। जैक जैसे तैसे उठा और घर में चक्कर लगाने लगा। उसे लग रहा था कि शायद कोई चोर अंदर घुस गया है, इसलिए उसने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन कोई भी उसे नहीं मिला। जैक को लगा कि शायद कदमों की आवाज़ सुनना भी उसका एक वहम है, इसलिए उसने उन कदमों की आवाज़ को इग्नोर करके वापस अपने बेडरूम में जाना ही ठीक समझा और वो बेडरूम में घुसते ही वापस से बेड पर पड़कर सो गया। कुछ ही देर बाद उसे वापस से कदमों की आवाज़ आने लगी और जैसे ही वो उठा तब उसने सुना कि वो कदमों की आवाज़ उसके पास से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कदमों की आवाज़ जिसकी भी थी वो उसी बेडरूम में चल रहा था। ये सुनकर वो कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी जिसे सुनकर जैक का सारा नशा उतर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, कौन है? जिसके जवाब में उसके कान में एक आवाज़ आई, तू ही तो घर लेकर आया है, अब घबरा क्यों रहा है? और फिर जब जैक ने यह आवाज़ सुनी तब उसके चेहरे से पसीना टप टप करके बहने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है? मैं देखो, बहुत बुरा हो जाएगा, निकल जाओ मेरे घर से। और फिर उसके कानों में एक और आवाज़ आई, तू ही तो घर में लेकर आया है, मेरे को उठाकर अब डर क्यों रहा है? जैक। यह आवाज़ सुनकर जैक इतना ज़्यादा घबरा गया कि वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुली
तकरीबन रात के 2 बजे हुए थे और तभी जैक को एक आवाज आई। जैक, 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 जैक। कोई उसका नाम काफी अजीबो ढंग से बार बार पुकार रहा था। जैक जैसे तैसे घबराता हुआ बेडरूम के बाहर निकला और उसने देखा कि उसका जो हॉल है वहाँ पर टीवी अपने आप चालू बंद हो रहा है। और फिर उसने टीवी को देखा तो टीवी की स्क्रीन ब्लैंक थी, लेकिन स्पीकर से कुछ आवाज़ आ रही थी। जैक जैसे तैसे टीवी के पास बढ़ा और उसने जैसे ही टीवी के स्पीकर पे अपने कान लगाए तो फिर जैक को एक आवाज़ सुनाई दी। जैक, 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 जैक। जैक ने जब ये आवाज़ सुनी तब वो चीखता हुआ उस टीवी से पीछे दूर हट गया और आसपास देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जैक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो पसीने से पूरा भीग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो भयानक आवाज़ सुन के जैक का गला सूख गया था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि चलो फ्रिज में से पानी पी लिया जाए। वो किचन में गया और जैसे ही वो किचन में अंदर घुसा तो उसने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है, खुल रहा है और बंद हो रहा है, जिसे देखकर जैक वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जैक के सामने ही एक पानी की बोतल हवा में उड़ने लगी और वो पानी की बोतल जैक की आंखों के सामने आ गई। उस पानी की बोतल का ढक्कन अपने आप खुला और वो सारी पानी की बोतल को किसी ने जैक के ऊपर पलट दिया। ये सब जो हो रहा था जैक सहन नहीं कर पा रहा था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो भागते हुए बेडरूम में गया और अपने फ़ोन को ड्रॉर में से निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। हेलो 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 रॉबर्ट भाई, भाई भाई मेरे घर में कोई घुसा है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, वो मुझे मार देगा भाई, भाई जल्दी आ जा भाई, भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है। जिसके जवाब में उसके दोस्त ने कहा, अबे कौन घर में घुसा है, कोई चोर वगैरह तो नहीं है? जिसके जवाब में जैक ने कहा, भाई कोई नजर आए तो बोलू ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर रॉबर्ट ने कहा, अबे इतनी पीता ही क्यों है जब सहन नहीं होती? और फिर जैक ने कहा, अबे मेरा सारा नशा उतर गया है, तू जल्दी घर आ जा। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ, देखता हूँ, अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई ना तो देख क्या हाल करूँगा तेरा। ये कहकर रॉबर्ट ने फ़ोन को रख दिया। कुछ ही मिनट बाद वापस से जैक के घर की डोरबेल बजी। जैक भागता हुआ घर के दरवाजे के पास गया और उसने घर के दरवाजे को खोल दिया और उसने देखा कि उसका दोस्त रॉबर्ट बाहर खड़ा था। रॉबर्ट को देखकर जैक ने कहा, अरे जल्दी अंदर, पता नहीं कोई अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, बहुत डर लग रहा है मेरे को, मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। रॉबर्ट घर के अंदर घुसा और कुछ कदम अंदर चलने के बाद उसने कहा, कैसी आवाज़ें? और फिर जैक ने कहा, मेरा कोई नाम पुकार रहा है काफ़ी अजीब अजीब तरीक़ों से। और फिर रॉबर्ट ने कहा, क्या इस तरह से? जैक, 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 जैक। और जब जैक ने ये सुना तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अचानक से ही रॉबर्ट वहाँ से गायब हो गया और डोरबेल बजी। डोरबेल जैसे ही बजी वापस से जैक ने दरवाज़ा खोला और देखा कि रॉबर्ट घर के बाहर खड़ा है। और रॉबर्ट ने कहा, क्या हो गया यार, कौन घुसा है घर में? हाँ, अगर कोई चोर वगैरह तो पुलिस को करता ना। और यार नींद खराब कर दी तूने, बता कहाँ है, कौन है, पुलिस को कॉल करूं? जैक 2 मिनट तक रॉबर्ट का मुंह देखता रहा कि आखिर जो वो देख रहा है वो सच है क्या, या फिर वो भी एक डरावना छलावा। रॉबर्ट घर के अंदर घुसा और उसने कहा,
अरे बता कहाँ से आवाज आ रही है। और तभी जैक को सुनाई दिया, जैक 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 जैक। और फिर जैक ने घबराते हुए कहा, तूने सुना, तूने सुना, अभी मेरा नाम किसी ने पुकार, तूने सुना। और फिर रॉबर्ट ने कहा, तेरा नाम पुकारा, मुझे को तो नहीं सुनाई दिया। अबे अब तो मुझे यकीन हो गया, अब तुझे नशा ही हुआ है, ये नशे के चक्कर में तुझे सुनाई दे रहा है। अब पागल है क्या, जब नहीं सही जाती मत पिया कर, आगे से मेरे साथ मत पियो, ऐसे ड्रामे करता है अजीब अजीब, मैं घर जा रहा हूँ। और फिर जैक ने कहा, भाई यार आज की रात मेरे साथ आ जा, मेरे घर में रह यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, अरे यार चल ठीक है, चल बेडरूम में, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर वो दोनों बेडरूम में चले गए और साथ में सो गए। रॉबर्ट तो आराम से सो गया, लेकिन जैक को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तभी उसके कानों में आपस से वही आवाज़ आई, जैक 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 जैक। और वो आवाज़ किचन में से आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर जैक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि गर्मी के महीने में भी उसने अपने आप को कंबल से कवर कर लिया। और जैसे ही उसने अपने आप को कंबल से कवर किया, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास में है और किसी ने उसके कानों में कहा, छुपने का कोई फायदा नहीं, जैक जैक। और फिर जैक चिल्लाते हुए उठा और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रॉबर्ट भी चीख पड़ा। और रॉबर्ट ने कहा, अबे क्या हो गया, चिल्लाए क्यों। और फिर जैक ने कहा, अबे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है यार। और फिर रॉबर्ट ने जब ये बात सुनी तब उसे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि जैक को वो काफ़ी सालों से जानता था, उन्होंने काफ़ी बार साथ में पिया था, लेकिन जैक ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की थी, कुछ तो बात थी। जैक ने कहा, अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, आज तो वो पेंटिंग लेकर आया था ना। जिसके जवाब में जैक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका और आवाज़ का क्या लेना देना है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, अगर वो घर के अंदर नहीं थी तब तक आवाज़ें नहीं आती थी, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसी है पेंटिंग, तब से आवाज़ें आ रही हैं। इसका मतलब वो एक श्रापित पेंटिंग है, उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जैक ने कहा, अरे जो मर्जी कर, फेंक दे उस पेंटिंग को, आग लगा दे, लेकिन मुझे छुटकारा चाहिए उस आवाज़ से, मेरे को काफ़ी डर लग रहा है। फिर रॉबर्ट ने कहा, कहाँ रखी है वो पेंटिंग। फिर जैक ने कहा, वही हॉल में सोफे के पीछे, मेरे को लगा था सुबह टांग दूंगा। और फिर वो दोनों साथ में हॉल में घुसे और उन्होंने देखा कि सोफे के पीछे कोई पेंटिंग नहीं है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, कहाँ है पेंटिंग, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर जैक ने कहा, अरे यहीं रखी थी यार, देख यहीं कहीं होगी। और फिर उन दोनों ने पूरे घर में मिलकर ढूंढा तो वो पेंटिंग कहीं भी नज़र नहीं आई। और तभी रॉबर्ट ने कहा, बे पहाड़ में जाए वो पेंटिंग, मैं तो कहता हूँ चल मेरे घर चलते हैं, सुबह सुबह आएंगे, सुबह सुबह ढूंढ लेंगे, अभी रात को तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा है। जिसके जवाब में जैक ने कहा, हाँ तू सही कह रहा, चल चलते हैं यहाँ से। और वो दोनों दरवाजे के पास पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उन दोनों की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि वही राजा जो कि उस पेंटिंग में था, वो राजा हाथ में तलवार लेकर घर के बाहर खड़ा है और वो तलवार से इशारा करके जैक और रॉबर्ट को अपने पास बुला रहा था। और तभी जैक के कानों में फिर से आवाज़ आई, जैक 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 जैक। रॉबर्ट ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था और जैक भी। जैक ने कहा, चल भागते हैं। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हाँ चल भागते हैं। उन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस राजा ने उन दोनों के ऊपर तलवार से वार कर दिया और वो तलवार उन दोनों को लगने ही वाली थी। तभी अचानक से जैक को एक झटका लगा और उसकी आंखें खुली
तब उसने देखा कि वो ये सब एक सपना देख रहा था और रॉबर्ट उसके बगल में सोया हुआ था। जैक पूरी तरह से पसीने से भीग गया था और कुछ ही देर में रॉबर्ट भी उठ गया। रॉबर्ट ने जैक से पूछा, क्या हो गया, तू उठ क्यों गया? जिसके जवाब में जैक ने कहा, अबे एक सपना आया था, वो राजा और तभी रॉबर्ट ने कहा, उस पेंटिंग वाले राजा ने हमें तलवार से मारने की कोशिश की, यही ना? और जब जैक ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और जैक ने कहा, तूने भी वही सपना देखा? जिसके जवाब में घबराए हुए रॉबर्ट ने कहा, हाँ। वो दोनों वापस से हॉल में गए और सोफे के पीछे उन्होंने देखा कि वहाँ पर पेंटिंग रखी हुई है। और फिर जैक ने कहा, इस पेंटिंग को ठिकाने लगा देते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में वापस से सुख चैन आएगा। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हाँ सही कह रहा है तू, एक काम करते इसको जला देते हैं। और जैसे ही उन दोनों ने उस पेंटिंग को जलाने के लिए उसे उठाया, तभी उस पेंटिंग में से वो राजा तलवार लेकर बाहर निकल गया और उस राजा ने तलवार लेकर उन दोनों पर हमला कर दिया। जैक और रॉबर्ट इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के उस घर से बाहर भागे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर वो किसी को भी मदद के लिए बुलाते तब लोग उन्हें पागल ही कहते, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर कोई और, कि उस पेंटिंग से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तभी रॉबर्ट ने कहा, उस पेंटिंग को सुबह ठिकाने लगा देंगे, अभी हम घर के बाहर हैं, चल मेरे घर चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी अचानक से उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों में कई टन का वज़न बंध गया हो। उन दोनों के पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक से उनका पैर किसी ने पकड़ लिया और उन्हें खींचकर घर में वापस लेकर चला गया। जैक और रॉबर्ट दोनों चिल्ला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ी सी तलवार लेकर वो राजा उन दोनों यानी कि जैक और रॉबर्ट को देखकर हंस रहा था। जैक की नज़र गई तो वो पेंटिंग कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी बहुत ही दूर थी। जैक ने फुर्ती के साथ उस पेंटिंग को पकड़ लिया और उसे तोड़कर रख दिया और वो राजा चिल्लाने लगा। उस पेंटिंग को जो कि फ्रेम में थी, फ्रेम को तोड़ने के बाद जैक ने उस पेंटिंग को फाड़ कर रख दिया और वो राजा पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा। और फिर एक पॉकेट में से उसने लाइटर को निकाला और पेंटिंग को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। और जैसे ही आग पेंटिंग में लगी वो राजा भी धू धू करके जलने लगा और वो राजा वहीं पर आंखों के सामने ही जलकर राख हो गया। और जैक ने और रॉबर्ट ने चैन की सांस ली। फिर जैक ने फैसला कर लिया कि वो ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को अपने घर लेकर नहीं आएगा। शिवम में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी नौकरी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में लगी थी। उस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर थे और हर फ्लोर पे ऑफिसेस थे। लेकिन उस फ्लोर में एक ऐसा भी फ्लोर था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो एक हॉन्टेड फ्लोर है। कई बातें थी उस फ्लोर के बारे में। कई लोग कहते थे कि उस फ्लोर पे जो ऑफिस है उसमें आत्माएं निवास करती हैं और भी कई तरह की बातें। लेकिन इन सब बातों पर शिवम ने कभी ध्यान नहीं दिया और उसने नौकरी को ज्वाइन किया। उसकी जॉब लगी थी 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। और जब उसने ज्वाइन किया तब उस ऑफिस के मालिक ने शिवम से कहा, अच्छा तो तुम हो शिवम? तो सुनो, तुम्हारी जो नौकरी है वो नाइट शिफ्ट में लगेगी। तुम्हारी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट होगा रात के 9 बजे और आपकी छुट्टी हो जाएगी तकरीबन सुबह 7 बजे। समझ गए? सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। और फिर शिवम ने हाँ में सर हिलाया। सैलरी अच्छी थी तो शिवम ने बिना किसी देरी किए
हाँ कर दी थी। और फिर अगली ही रात तकरीबन ड्यूटी शुरू होने के टाइम पर वो उस बिल्डिंग में आ गया। और जब सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे थे तभी जो ऑफिस का जो ओनर था उसने शिवम से कहा, अच्छा शिवम सुनो, मुझे एक बात कहनी थी। अरे ये जो फ्लोर है ना नीचे वाले, उन पे मत जाना, और जो 3rd फ्लोर है ना उस पे मत जाना, ठीक है? सीढ़ियों से बिल्कुल भी नीचे उतरने की कोशिश मत करना, अगर जाना हो तो सिर्फ लेफ्ट से अप डाउन करना, लेकिन 3rd फ्लोर पे मत जाना। समझ गए मेरी बात? शिवम ने सोचा कि उसे जरूरत ही क्या है उस 3rd फ्लोर पे जाने की, उसका क्या लेना देना है उससे। उसकी नौकरी अगर 5th फ्लोर पर लगी है तब तो वो वही काम करेगा ना, 3rd फ्लोर पे कुछ भी हो उसे क्या लेना देना। यही सोचकर उसने हाँ में सर हिलाया, और वो जो ऑफिस का ओनर था वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे रात हुई और शिवम अपना काम कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था और नजर रख रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा। हर जगह जितनी भी हलचल हो रही थी, हर हलचल पे शिवम का पूरा ध्यान था। वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। ड्यूटी करते करते उसे प्यास लगने लगी तो उसने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। वो वाटर डिस्पेंसर के पास गया और उसने एक प्लास्टिक का गिलास निकाल के वाटर डिस्पेंसर से पानी लिया, और पानी पीने के बाद उसने गिलास को डस्टबिन में फेंक दिया और वापस से ऑफिस के अंदर आ गया। लेकिन उसने महसूस किया कि उस वाटर डिस्पेंसर से अभी भी पानी गिर रहा था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज शिवम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। शिवम वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया तो उसने देखा कि पानी तो गिर नहीं रहा था। फिर शिवम को लगा कि शायद ये उसके कानों का वहम होगा, इसलिए शिवम वापस से ऑफिस में चला गया। लेकिन जैसे ही वो वाटर डिस्पेंसर से दूर गया तो उसे वापस से पानी गिरने की आवाज आने लगी। शिवम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। वो वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया, लेकिन वाटर डिस्पेंसर तो बंद था, तो ये पानी गिरने की आवाज आखिर आ कहां से रही थी। शिवम ने इस बात को इग्नोर किया और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। शिवम बैठा बैठा बोर हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना फोन चला लिया जाए। उसने अपने फोन को निकाला और सोशल मीडिया का यूज करने लगा। सोशल मीडिया का यूज करते करते उसे अचानक से एक पोस्ट दिखी और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि 3rd फ्लोर पर आ जाओ। और जब शिवम ने ये पोस्ट पढ़ी तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा। और फिर जिसने ये पोस्ट करी थी, शिवम ने उसकी प्रोफाइल खोली। तभी उसने देखा कि वो पोस्ट अचानक से शिवम के आंखों के सामने से गायब हो गई। शिवम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने जो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले देखा क्या वो सच था। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लग रहा था कि पहला दिन है और इसी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी कोई वैसी दिक्कत तो उसे नजर नहीं आई। जैसे तैसे उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। और तभी जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था उसे आवाज आई, शिवम, 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 क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूं, जल्दी नीचे आओ। शिवम ने जब यह आवाज सुनी तब उसने यह आवाज पहले भी सुनी थी, और यह आवाज और किसी की नहीं, ऑफिस के ओनर की थी। ऑफिस की ओनर की आवाज सुनकर वो फटाफट नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा और उसने देखा कि नीचे तो कोई नहीं था। और तभी एक और आवाज आई, शिवम, मैं यहाँ 3rd फ्लोर पर हूं। और फिर शिवम 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। शिवम जब 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो वहां घना अंधेरा था, लाइट एक भी जली नहीं हुई थी। शिवम वहां का नजारा देखकर ही काफी ज्यादा डर गया। और तभी उस फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर से आवाज आई, शिवम, मैं इस ऑफिस के अंदर हूं, इस दरवाजे को खोलो। शिवम उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के ऊपर बहुत ही मोटा ताला लगा हुआ था। शिवम ने उस ताले को
खोलने के लिए चाबी के बारे में पूछा। अरे सर, आप अंदर कैसे चले गए? और मैं इस ताले को खोलूं कैसे? मेरे पास तो चाबी है ही नहीं। और जिसके जवाब में उस अंदर से उस आवाज ने कहा, अरे किसी भारी पत्थर से तोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर शिवम एक भारी पत्थर ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ, और जैसे ही फोन रिंग हुआ तभी शिवम ने फोन को उठाया, और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, हेलो शिवम, मैं बोल रहा था, कैसी जा रही हो ड्यूटी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि थर्ड फ्लोर पे मत जाना, तुम कहीं गए तो नहीं? और ये कॉल और किसी की नहीं, शिवम के बॉस की थी, यानी कि उस ऑफिस के ओनर की। और जब शिवम ने यह बात सुनी तब उसके होश उड़ गए। अगर शिवम का बॉस उस बिल्डिंग में है ही नहीं तो ये आवाज कहां से आ रही थी? शिवम ने कहा, नहीं सर, मैं थर्ड फ्लोर पर नहीं आया, आपने कहा मना किया था तो मैं क्यों जाऊंगा भला। और फिर शिवम ने फोन को रख दिया और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। और तभी अचानक से उस दरवाजे को अंदर से कोई जोर जोर से मारने लगा और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। शिवम इतना ज्यादा डर गया कि वो सीढ़ियों के रास्ते वापस से भागा। शिवम को अब समझ आ गया था कि लोग उस बिल्डिंग को भूतिया क्यों कहते थे। शिवम का गला सूख गया था, पसीने से वो तरबतर हो गया था। उसने वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास जाने का फैसला किया और एक प्लास्टिक के ग्लास को उठाकर उसमें पानी लिया और पानी को पीने लगा। पानी को पीते पीते उसके कानों में वही आवाज वापस से गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम ने जितना भी पानी पिया था वो सारा पानी उसके मुंह में ही जम कर रह गया और उसका दिमाग सन्न पड़ गया कि आखिर ये आवाज उसे कहां से सुनाई दे रही है। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने होश को संभाला और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसने फैसला किया कि वो अब ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। तभी अचानक से वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी उस ऑफिस के अंदर। वो कुर्सी अपने आप शिवम के पास आ गई और जैसे ही वो कुर्सी शिवम के पास आई तो शिवम के कानों में वही आवाज़ वापस गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने अपने कानों को अपने हाथों से ही बंद कर लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या वो जो सुन रहा है वो सच है या कोई वहम है। लेकिन वहम सिर्फ एक बार होता और उसे वो आवाज कई बार सुनाई दी थी। और तभी अचानक से शिवम को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो कदमों की आवाज आ रही थी जैसे कोई नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आ रहा हो। शिवम को लगा कि शायद कोई नॉर्मल पर्सन होगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी सिर्फ कदमों की आवाज़ आती रही। ऊपर कोई भी नहीं आया। शिवम अब समझ गया था कि वो बिल्डिंग की भूतिया बातें सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि हकीकत है। शिवम ने सोच लिया था कि जैसे तैसे रात बीत जाए वो इस नौकरी को छोड़ देगा। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दी और चुपचाप शांति से बैठा रहा। उसे कई बार आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ चुपचाप बैठा रहेगा। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी अचानक से शिवम के कानों में एक और आवाज़ आई,
तूने दरवाजा नहीं खोला, अब तेरा भी हाल उन बाकी लोगों जैसा होगा। अब तेरी जान को कोई बचा नहीं सकता। जब शिवम ने यह आवाज सुनी तो उसकी रूह कांप गई। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही भारी दरवाजा खुला हो और भारी भारी कदमों की आवाजें शिवम को सुनाई देने लगी और वो आवाजें शिवम की तरफ बढ़ती आ रही थी। शिवम काफी ज्यादा घबरा रहा था। शिवम ने सोचा कि यहां से भागना ही सही रहेगा और वो वापस से लिफ्ट के पास गया। लिफ्ट के पास जैसे ही वो गया, लिफ्ट का बटन उसने दबाया, तब लिफ्ट ऊपर आई और लिफ्ट जैसे ही ऊपर आई, शिवम उस लिफ्ट के अंदर घुस गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने हाथ जोड़कर यही दुआ करने लगा कि जल्दी से जल्दी वो इस बिल्डिंग से बाहर निकले। लिफ्ट नीचे उतरना शुरू हुई और जैसे ही लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला, शिवम भागता हुआ बाहर निकला और उसने जो देखा उसे देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने देखा कि बाहर एग्जिट का कोई दरवाज़ा ही नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर था। शिवम वापस से उस लिफ्ट के अंदर घुसने के लिए पीछे की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शिवम ने कई बार लिफ्ट के बटन को दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला और तभी उसी बंद कमरे से एक आवाज़ आई, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए? अगर वो दरवाज़ा खोल देगा तो क्या होगा? क्या दरवाज़ा खोलने के बाद वो मारा जाएगा या उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? शिवम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शिवम ने तुरंत फैसला किया कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। शिवम ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया और वो सीढ़ियाँ उतरता गया, लेकिन वो जितनी भी सीढ़ियाँ उतरे वो हर बार एक ही फ्लोर पर पहुंच रहा था और वो फ्लोर था उस बिल्डिंग का भूतिया फ्लोर, यानी कि थर्ड फ्लोर। शिवम ने मदद बुलाने के लिए फ़ोन किया और अपने फ़ोन को निकालकर अपने एक दोस्त का नंबर डायल किया और जैसे ही उसने नंबर डायल किया और फ़ोन को अपने कानों से लगाया तो कानों से लगाते ही उस फ़ोन से एक आवाज़ आई, कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोल दे। शिवम के हाथों से उसका फ़ोन नीचे छूट के गिर गया और शिवम ने अपने फ़ोन को वापस उठाया। अब उसका जो खौफ था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। शिवम जितनी भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था वो सिर्फ थर्ड फ्लोर पर घूमे जा रहा था। शिवम इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो बस पागलों की तरह चीखता चिल्ला रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा जो कि बंद था वो अपने आप खुल गया और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, शिवम उस दरवाजे की तरफ खींचा चलाया। उसने धीरे धीरे अपने कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाए और जब उसने उस दरवाजे के अंदर देखा तब वो पूरा जो ऑफिस था वो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन उस ऑफिस की जो छत थी उस पे एक लाश लटकी हुई थी। उस लाश के गले में एक फांसी का फंदा था और वो लाश मुस्कुराते हुए शिवम को देख रही थी और
उसने हंसते हुए शिवम से कहा, दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। उस लाश ने उस फांसी के फंदे को अपने गले से उतारा और नीचे उतरकर शिवम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। शिवम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने कदमों को पीछे ले रहा था। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। शिवम अजीब अजीब चीज़ों को बड़बड़ा रहा था। शिवम जैसे ही उस रूम के दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और वो लाश हंसते हुए शिवम के करीब आने लगी और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी कमज़ोर दिल वाले को जान से मारने के लिए काफ़ी थी। और वो हंसी शिवम जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसे कई सारे लोगों ने घेर रखा था और वो सारे लोग ऑफिस के एम्प्लॉयज थे। शिवम ने उसके साथ घटी सारी बातें बताई, लेकिन हर किसी को पता था कि शिवम सच कह रहा है, लेकिन सबको पता था कि ये सारी बातें बाहरी लोगों को बचकानी लगेगी। शिवम ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और कहीं और नौकरी करने लगा। लेकिन वो खौफनाक रात, जब उसे वो आवाज़ें सुनाई दी थी उस बिल्डिंग में, उसकी बिताई हुई वो खौफनाक रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और शिवम का आज भी कहना है कि वो जो आवाज़ थी वो आज भी कभी कभी शिवम के कानों में गूंजने लगती है और वो आवाज़ कहती है, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। विवेक के ऑफिस में उस रात ज़्यादा काम था। काम करने के चक्कर में समय का उसे कुछ पता ही नहीं चला था। बाकी का जो स्टाफ था वो ऑफिस से चला गया था, लेकिन विवेक अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, लेकिन टाइम का कोई पता नहीं चल रहा था विवेक को। विवेक बस अपने काम में लगा हुआ था। काम करते करते अचानक से विवेक का जो फ़ोन है वो बजा, और जैसे ही फ़ोन बजा विवेक ने काम को रोककर अपने फ़ोन को उठाया। किसी अननोन नंबर से कॉल था और फिर विवेक ने कॉल को उठाया और सामने से आवाज़ आई, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मैं मर जाऊंगा, साहब मेरे पैसे लौटा दो। और जब विवेक ने यह बात सुनी तो विवेक ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे लौटाने हैं तेरे? कौन है तू? जिसके जवाब में उस आवाज ने वापस से कहा, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मेरे पैसे लौटा दो, मैं मर जाऊंगा साहब, बिना पैसों के मैं मर जाऊंगा साहब। और फिर विवेक ने कहा, अरे भाई कौन से पैसे? रॉन्ग नंबर है ये। और ये कहकर विवेक ने फोन को कट कर दिया और वापस से अपने काम में लग गया। काम करते हुए उसे कुछ 5 मिनट हुए थे, तभी अचानक से उसका फोन वापस से बजा। और जैसे ही फोन वापस से बजा उसने फोन को उठाया और सामने से वही आवाज आई, साहब मेरे पैसे वापस कर दो साहब, बिना पैसों के मैं मर जाऊंगा साहब, ऐसा मत करो साहब। और तभी विवेक ने गुस्से में कहा, अबे पागल है क्या? मैंने कौन से पैसे लिए तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? मैंने बोला ना एक बार रॉन्ग नंबर है, नंबर चेक कर। और इस बार फोन किया ना तो पुलिस स्टेशन में दे दूंगा, चक्की पीसता रहेगा फिर, समझा क्या? और ये कहकर विवेक ने गुस्से में फोन काट दिया
और फ़ोन काटकर वापस से उसने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वापस से फ़ोन बजा और इस बार किसी और अननोन नंबर से था। और फिर वापस से जब विवेक ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा? और फिर विवेक ने जब ये आवाज़ सुनी तब विवेक ने कहा, अबे तेरे समझ नहीं आता, एक बार बोला ना कि कौन से पैसे देने हैं तेरे, हाँ? और फिर उस आवाज़ ने कहा, अगर पैसे नहीं देगा तो मेरे पास और भी रास्ते हैं पैसे निकलवाने के। रुक जा, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। ये जो तेरा नंबर है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता हूँ इस पे। देख, जब तू पकड़ा जाएगा ना तो अच्छी तरह से पैसे मिलेंगे तुझे पुलिस वालों की तरफ से। देखता जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर विवेक ने फ़ोन को कट कर दिया और काम करते करते जब सारा काम ख़त्म हो गया तो अपने लैपटॉप को बैग में पैक करके वो ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के बाद उसने बाहर का नज़ारा देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट्स चली हुई थी। विवेक सीधे सीधे चलने लगा। वो सोच रहा था कि कहीं रिक्शा मिल जाए तब वो अपने घर पहुंच जाए। और कुछ ही दूर उसे एक रिक्शा मिल गया और रिक्शा को जब उसने देखा तब वो रिक्शा के पास गया और विवेक ने रिक्शा वाले से कहा, अरे भाई साहब, मुझे ज़रा वहाँ तक छोड़ दो। वो जो रानी बाग वाला फ्लाईओवर है ना, वहाँ से पार करके एक छोटा सा रास्ता आता है वहाँ पे। और फिर उस ऑटो वाले ने हाँ में सर हिलाया और फिर विवेक उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने ऑटो को स्टार्ट किया और वहाँ से ऑटो लेकर चल पड़ा। ऑटो चल ही रहा था तभी अचानक से उस ऑटो वाले ने कहा, साहब इतनी रात को क्या करते हैं आप? जिसके जवाब में उस विवेक ने कहा, कुछ नहीं भाई, आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, वैसे मैं जो इंश्योरेंस बेचता हूँ। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, साहब आपने उस आदमी के पैसे क्यों नहीं दिए? और फिर विवेक ने जब ये बात सुनी तब विवेक ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? किसके पैसे भाई, किसके पैसे देने? और फिर उस ऑटो वाले ने एक अजीब सी आवाज़ के साथ कहा, भूल गया हरामखोर, मेरे पैसे नहीं दिए तूने, और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो जान से मार दूंगा। और विवेक ने जब ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने ऑटो को रुकवाया और ऑटो वाले को वहीं मारने लगा। और जब ऑटो वाला मार खा रहा था तब वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोगों ने जब उस ऑटो वाले को मार खाते हुए देखा तब वो लोग सामने से बचाने के लिए आए उस ऑटो वाले को। और वो सारे लोग आकर ऑटो वाले का साथ देने लगे। उन सारे लोगों ने कहा, क्या बे, क्यों मार रहा ऑटो वाले को? जिसके जवाब में उस ऑटो वाले ने कहा, पता नहीं भाइयों, मुझे क्यों मार रहा है ये, मैं तो इसे लेकर जा रहा था, पता नहीं पागल पागल है ये। और फिर विवेक ने कहा, अरे ये पता नहीं कैसे पैसों की बात कर रहा है। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने कोई पैसों के बारे में नहीं बोला, पता नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सवारी समझ के बैठाया था, इसने तो मुझे पता नहीं ऑटो रुकवा कर मारना शुरू कर दिया। और फिर उन सारे लोगों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग गरीब आदमी को कुछ समझते ही नहीं है, हाँ? ऑटो वाला है तो क्या हो गया, तुम इसे मारोगे, वो भी बेवजह? तुम्हारे जैसे लोगों को तो बहुत मारना चाहिए। और ये कहकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो विवेक को मारने लगे और विवेक काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। विवेक के सर से खून निकलने लगा और विवेक जब घायल हो गया तब वो बेहोश भी हो गया। लोगों को लगा कि शायद ज़्यादा मार पड़ गई है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। और जब हॉस्पिटल में विवेक को होश आया तब उसने देखा कि उसकी वाइफ उसे देखकर रो रही है। और विवेक की वाइफ ने कहा, क्या हुआ था? और फिर विवेक ने कहा, अरे वो कुछ नहीं यार, एक फ़ोन आ रहा है मेरे को, कहता है पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। और फिर चलो छोड़ो यार। विवेक को चोट लगी थी और तभी अचानक से उसकी जेब में रखा हुआ फ़ोन वो वाइब्रेट हुआ। जब वाइब्रेट हुआ तब उसने अपने फ़ोन को निकाला और देखा
कि एक मैसेज था। मैसेज को ओपन किया तो वो मैसेज था कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपये कट चुके थे। और उसने जब ये देखा तो वो चौंक गया और उसने चौंकते हुए पूछा, ये कैसे हो गया? मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये कैसे निकल गए? और फिर उसकी वाइफ ने बताया, ट्रीटमेंट के लिए निकाले थे मैंने ही 50,000 रुपये। और फिर विवेक ने कहा, 50,000 रुपये ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा नहीं है? और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, यहाँ कोई आसपास का हॉस्पिटल नहीं था, यही था, ये काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, थोड़े से ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपये लग गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, 85,000 तो थे। और फिर सुबह तक विवेक को डिस्चार्ज कर दिया गया। सुबह विवेक अपने घर पर आया और वो शांति से टीवी देख रहा था। उसे चोट लग गई थी तो 1 हफ्ते की छुट्टी उसने ऑफिस से ले ली थी। चोट लगी हुई थी, सर पे पट्टी बंधी हुई थी और आराम से वो टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसकी वाइफ रूम में आई और रूम में आते ही अलमारी खोलकर कुछ काम करने लगी। अलमारी वो खोलकर जब कुछ काम कर रही थी तभी अचानक से विवेक को एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे पैसे कब देगा जो बाकी के बचे हुए हैं? और जब विवेक ने यह बात सुनी तब उसने अपने आसपास देखा और अपनी वाइफ से कहा, क्या तुमने कुछ कहा? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा, नहीं मैंने क्या कहा? और फिर विवेक ने कहा, अरे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, कोई वहम होगा तुम्हारा। विवेक ने अपने सर को खुजाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने आवाज़ जो है वो साफ साफ सुनी थी। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, 50,000 तो निकाल लिए मैंने, बाकी के पैसे नहीं लौटाएगा। तब और भी रास्ते हैं मेरे पास पैसे निकालने के लिए। विवेक ने जब ये आवाज़ सुनी तब उसके हाथ पैर फूल गए। उसने अपने सर को खुजाना शुरू कर दिया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने जैसे तैसे इस बात को इग्नोर किया और फिर वो टीवी देखने लगा। वो टीवी देख ही रहा था तभी अचानक से उसे उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो भागता हुआ बाहर गया और उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा है। और जब उसने अपनी वाइफ को इस हालत में देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विवेक को पहले से ही बहुत चोट लगी थी लेकिन उसने मदद के लिए अपने पड़ोसियों को बुलाया और उसके पड़ोसी विवेक की वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद विवेक की वाइफ का इलाज चला। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और विवेक के जो बाकी पैसे थे तकरीबन 50,000 रुपये और खर्च हो गए उसी इलाज में। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विवेक ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा। विवेक की वाइफ जैसे तैसे ठीक हुई और विवेक ने पूछा, क्या हुआ था आखिर, गिर कैसे गई सीढ़ियों से? और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, पता नहीं पीछे से धक्का मारा था किसी ने, लेकिन वहाँ तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। विवेक को कुछ समझ नहीं आया लेकिन विवेक ने सोचा कि चलो जो हुआ जैसे भी हुआ भूल जाना ही सही है। पैसे खर्च हो गए लेकिन बेबी की जान तो बच गई। इसी बात का शुक्र मनाते हुए विवेक और उसकी वाइफ घर आ गए और रात के तकरीबन 12 बजे और उसके फ़ोन पे एक और कॉल आई और जब विवेक ने कॉल को उठाया तब सामने से आवाज़ आई, अब पता बाकी के पैसे दे रहा है या फिर से किसी और तरीके से निकालूं। और फिर जब विवेक ने यह बात सुनी तब उसने गाली गलौज करके फ़ोन को काट दिया और विवेक तुरंत कपड़े पहनकर वहाँ से निकला और पुलिस स्टेशन पहुँचा। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर मेरे नंबर पे है वो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है और वो मुझसे बार बार पैसे मांगता है। मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए फिर भी वो मुझसे पैसे मांगता रहता है। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है मुझे नंबर दिखाइए, मैं जो भी कार्रवाई है वो करूँगा। और फिर उसने विवेक ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल हिस्ट्री निकालते ही उसकी आंखें जो है वो खौफ से बड़ी हो गई क्योंकि उसके जो पूरी कॉल हिस्ट्री थी उसमें एक भी अननोन नंबर की इनकमिंग कॉल नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था?
विवेक की आंखें खौफ से बड़ी हो गई और फिर विवेक ने कहा, सर अभी तो नंबर था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। जिसके जवाब में उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे देखिए वहीं होगा, आपने कोई छेड़छाड़ या डिलीट वगैरह का बटन तो नहीं दबा दिया था। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, नहीं। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नंबर अपने आप डिलीट हो जाए, चेक करिए। पूरा चेक करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। और फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप नंबर और एड्रेस अपना लिखवा दीजिए, हम अपने आपके नंबर पर नज़र रखेंगे, कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और फिर विवेक ने अपने नंबर और एड्रेस को वहाँ लिखवा दिया और वापस से घर आ गया। उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए तो अब ख़त्म हो ही चुके थे। अब थोड़ी बहुत सेविंग्स बची हुई थी, लेकिन वो परेशान हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये सब हो क्या रहा था। लेकिन एक बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। पहले जब तक कॉल नहीं आ रही थी उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल आना शुरू हुए उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ अजीब होने लगा। वो आवाज़ सुनाई देना और उसकी वाइफ का सीढ़ी से गिर जाना, की लड़ाई हो जाना, काफ़ी कुछ चीज़ें अजीब हो रही थी अब विवेक की लाइफ में। विवेक को लग रहा था कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। विवेक और उसकी वाइफ आराम कर रहे थे। विवेक की वाइफ भी ठीक हो चुकी थी और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, सुनो ना, कल मूवी देखने चलते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी तो है ही है तुम्हारी, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। विवेक ने कहा, ठीक है चलते हैं। रात के वक्त चले या दिन में? विवेक की वाइफ ने कहा, दिन में चलते हैं। और फिर विवेक ने कहा, दिन में कोई अच्छी मूवी नहीं लगी, चलो शाम को ही चलेंगे। और फिर अगले दिन शाम को वो और उसकी वाइफ एक पिक्चर देखने के लिए चले गए। पिक्चर देखने के बाद रात के तकरीबन 10 बजे वो घर वापस पहुंचे और वो घर के बाहर खड़े थे। घर के बाहर खड़े ही थे, तभी अचानक से वो घर ब्लास्ट हो गया और घर के ब्लास्ट होते ही वहां तबाही मच गई। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, घर के अंदर क्या विस्फोट हो गया। और फिर विवेक और उसकी वाइफ अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागे। ब्लास्ट काफी ज्यादा तगड़ा हुआ था, पूरा घर चिथड़े चिथड़े हो गया था। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कई घंटों तक वो आग को बुझाते रहे। विवेक अपने घर को जलता हुआ देखता रहा और अपनी बर्बादी को अपनी आंखों के सामने कई घंटों तक देखता रहा। उसका घर पूरी तरह से जल के राख हो चुका था। और फिर आग बुझने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर का नॉब ठीक से बंद नहीं किया गया था। विवेक का घर भी अब तहस नहस हो गया था। तभी उसका फोन बजा और विवेक ने फोन को उठाया तो सामने से आवाज आई, वसूल कर लिए ना पैसे, आप बता बाकी के पैसे देगा या नहीं देगा? और फिर विवेक ने रोते हुए पूछा, कौन हो भाई तुम, क्या चाहते हो मेरे से? अगर मेरे क्या बिगाड़ा है तुमने? हो कौन तुम, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जिसके जवाब में उस आवाज ने कहा, रामचरण। और जब विवेक ने ये नाम सुना तो उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बहने लगा और उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसका जो मोबाइल था वो उसके हाथ से छूट के जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे पे टेंशन की साफ साफ लकीरें नजर आ रही थी। विवेक ने अपने फोन को वापस उठाया और अपने दोस्त को कॉल मिलाया और अपने दोस्त को कॉल मिला के कहा, अभी वो रामचरण वापस आ गया है। वो रामचरण ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और फिर उसके दोस्त ने कहा, रामचरण वो वापस आ गया? कैसी बकवास बातें कर रहा, तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? और फिर विवेक ने कहा, अरे मेरा घर चल गया, मेरा सब कुछ तबाह सा हो गया है। और फिर विवेक के दोस्त ने कहा,
तू घबरा मत, मैं अभी आ रहा हूं। कुछ ही मिनट्स बाद विवेक का दोस्त वहां पहुंचा अपनी गाड़ी से, और विवेक के घर का नज़ारा देखकर उसका भी दिल दहल गया, और उसने विवेक से कहा, ये सब कैसे हुआ? और फिर विवेक ने कहा, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, मेरा पूरा घर चिथड़े चिथड़े हो गया। सिर्फ यही नहीं, मेरी रात को लड़ाई हो गई थी और मुझे काफ़ी चोट आई, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए। मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, जितनी सेविंग्स थी, जितनी कमाई थी, सब खत्म हो गया। और फिर विवेक के दोस्त ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रामचरण तो मर गया था ना? और फिर विवेक ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। फिर विवेक ने अपने दोस्त से कहा, यह सब तेरी गलती है, मैंने कहा था तुझसे वो काम ठीक नहीं है, फिर भी तूने किया। आज उसी की वजह से मैं बर्बाद हो गया। और फिर विवेक ने कहा, तू नहीं कहा था ना कि उस रामचरण के पैसे हड़प ले? असल में रामचरण एक गरीब मजदूर था जो कि पैसे इकट्ठा करता था मजदूरी करके, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके और बुरे वक्त के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर सके। इसलिए उसने एक इंश्योरेंस खरीदा था विवेक से। वो अनपढ़ था, उसे कागज़ वगैरह की इतनी पता नहीं थी। वो अंगूठा लगाता था और फिर उसने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा था विवेक से, ताकि कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना आए। हर महीने वो किस्त टाइम पे भरता रहता था। काफ़ी दिक्कत होती थी उसे, लेकिन मेहनती था वो, काम करता रहता था। काम करते करते अचानक से एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और जो उसका घर था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसकी जो वाइफ थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर संदीप और उसके दोस्त ने रामचरण की जो बीवी थी उसके अंगूठे के निशान ऐसे कागजातों पे ले लिए जिससे सारे पैसे विवेक और उसके दोस्त को मिल गए, और बदले में उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिला। और उन दोनों ने ये कह दिया कि किस्तें टाइम पे नहीं भरी गई थी, जिसकी वजह से पैसे नहीं मिलेंगे। रामचरण की वाइफ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाई। उसे कुछ समझ ही नहीं थी। उसने सोचा कि उसके पैसे अब डूब गए, उसे नहीं मिलेंगे ना। अब रामचरण वापस आ गया था और उसने अपने हिस्से के पैसों को वापस ले लिया था। लेकिन रामचरण तो मर चुका था, तो संदीप को बार बार फ़ोन कैसे आ रहा था? फिर संदीप के दोस्त ने कहा, अगर ये सब सच है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सारे पैसे उन्हें लौटा देने चाहिए। संदीप ने और उसके दोस्त ने पूरे 50 लाख रुपए इकट्ठा करे। संदीप ने कर्जा लिया और उसके दोस्त ने भी, और जैसे तैसे करके 50 लाख रुपए इकट्ठा करे और फिर 50 लाख रुपए उन्होंने रामचरण की वाइफ को दे दिए और अपने कर्जे से मुक्त हो गए। और जब वो 50 लाख रुपए रामचरण की वाइफ को देकर उसके घर से वहाँ से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रामचरण एक मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिया, और वो मुस्कुराते हुए विवेक और उसके दोस्त को अलविदा कह रहा था। और एक रात विवेक को फिर से फ़ोन आया और फिर उसी आवाज़ ने कहा, धन्यवाद पैसे लौटाने के लिए। अगर किसी गरीब के पैसे वापस मारे तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। विवेक ने फ़ोन को काट दिया और उस दिन के बाद से विवेक को कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया और कुछ उसकी ज़िंदगी में अजीब भी नहीं घटा। मेरा नाम शेखर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। बात है उस वक्त की जब हमारी फसल जो है वो कटने के लिए तैयार थी, लेकिन गांव वालों के दिल में और मेरे दिल में एक बात थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डराती थी।
और वो बात थी कि कहीं कोई जानवर आकर हमारी फसल को बर्बाद न कर दे, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हो चुका था और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। जानवरों का डर हमारे गांव में रहता ही है, वो कभी भी आकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए एक रात मैं फसलों की रखवाली करने के लिए अपने खेत की तरफ जा रहा था, कहीं कोई जानवर हमारी फसलों को बर्बाद ना कर दे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मैं खेत की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं खेतों की तरफ पहुंचा तभी अचानक से पीछे से मुझे एक आवाज़ आई, और आवाज़ जब आई तब मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? जिसके जवाब में उसने मुझे बताया कि वो रात के वक्त अपने फसलों की रखवाली करने जा रहा है ताकि कोई जानवर फसलों को बर्बाद ना कर दे। और जब मैंने बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसका खेत और मेरा खेत पास पास में थे। अगर वो साथ में होता तो काफ़ी अच्छा होता। यही सोचकर मैंने उससे कहा, अरे वाह, मैं भी इसी काम के लिए जा रहा था, चल साथ में चलते हैं, दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों चल पड़े खेत की तरफ। जब हम खेतों के इलाके में पहुंचे तब दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जिससे मैं रोशनी सामने की ओर करके आगे बढ़ रहा था और मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। जब हम खेतों में पहुंचे तब हम दोनों बातचीत करने लगे, लेकिन मैंने एक बात गौर करी कि जो मेरा दोस्त था वो मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि हम जब भी मिलते थे तो काफ़ी हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो चुपचाप था। उसका व्यवहार मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और मैंने एक बार तो पूछ ही लिया, क्या हो गया भाई, आज तेरा बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कहा, लगता है तेरी तबीयत खराब है। और फिर मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैं उससे काफ़ी देर तक बातचीत करता रहा और तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, किसी ने मेरा नाम पुकारा, शेखर, शेखर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पड़ोस में रहने वाले ही एक अंकल थे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में मैंने कहा, अंकल मैं अपने फसलों की देखभाल करने के लिए आया था, कहीं कोई जानवर बर्बाद ना कर दे। और फिर उन अंकल ने मुझसे कहा, अच्छा बेटा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अकेले आप क्यों आए? किसी को साथ लेकर आते, ऐसे अंधेरी रात में अकेले निकलना सही नहीं है। जिसके जवाब में मैंने कहा, अरे अंकल, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा दोस्त भी तो साथ में है। और फिर उन अंकल ने कहा, दोस्त? कैसा दोस्त? कौन दोस्त? तो मैंने बगल में देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। मेरा दोस्त आखिर कहाँ चला गया? मैंने घबराते हुए कहा, अरे अरे यही तो था, अभी यही था, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, कहाँ चला गया? जिसके जवाब में उन अंकल ने कहा, अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो इतनी रात में? मैं तुम्हें कब से देखता हुआ आ रहा हूं, तुम अकेले बैठे हुए और कहाँ हवा में हाथ हिला रहे थे क्या? किससे बात कर रहे हो? जब मैंने ये बात सुनी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि वो कौन था। बड़ी मुश्किल से मैंने रात बिताई और सुबह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब मैंने नाश्ता वगैरह किया तब मैं अपने उस दोस्त के घर गया और मैंने उससे कहा, रात में कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, मैं तुझे छोड़ के चला गया था? कैसी बातें कर रहा? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, तू मेरे साथ गया नहीं था खेतों में, खेतों की फसलों की देखभाल करने के लिए? अचानक से गायब हो गया, कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? मैं तो रात भर सो ही रहा था, वैसे ही बहुत थका हुआ था काम से, क्या करता रात में जाके? और जानवर इतने भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला था।
और फिर मेरे दोस्त की मम्मी ने कहा, बेटा ये सही कह रहा है, ये पूरी रात सो ही रहा था, खेत में तो ये गया ही नहीं। और जब उसकी मम्मी ने मुझसे ये बात कही तब मुझे उस बात पे यकीन हुआ। लेकिन जिसके साथ मैंने इतनी देर तक बातचीत करी वो आखिर कौन था, ये बात मुझे आज भी डराती है। मेरा नाम विकास है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मेरे गांव में कई सारे दोस्त थे, लेकिन मेरा एक दोस्त ऐसा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था, लेकिन वो हमेशा मुझे परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसकी और मेरी बनती नहीं थी। मैं हमेशा उससे दूर रहता था। उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम सिर्फ नाम के दोस्त थे। हम सिर्फ एक दूसरे को इसलिए जानते थे, हम एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। इससे ज़्यादा मैंने उसे कभी माना नहीं, क्योंकि वह मुझे पसंद ही नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और जैसा भी था मुझे बुरा लगा। पड़ोसी जो था, उसके अंतिम संस्कार में मैं भी गया था। उसका जब अंतिम संस्कार हुआ तो अंतिम संस्कार होने के बाद हम सब घर की तरफ वापस बढ़ रहे थे। घर की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तब मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, समझे बेटा? मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या देखने की जरूरत है। और ये कहकर मैं चल दिया। बाकी लोग भी चल रहे थे, सारे लोग आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे। तभी अचानक से मैंने अपने फ़ोन को बाहर निकालने का सोचा कि चलो मैसेज वगैरह ही चेक कर ले। जैसे ही मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरा जो फ़ोन है वो स्लिप हो गया हाथ से, और फ़ोन जो है नीचे गिर गया। जब वो फ़ोन नीचे गिरा तब मुझे उसे उठाने के लिए पीछे की ओर मुड़ना पड़ा। काफ़ी महंगा फ़ोन था, उसे कैसे छोड़ सकता था। मैंने सोचा कोई देख तो है नहीं रहा है, फटाफट उठा लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। मैंने तुरंत जल्दबाजी में फ़ोन को उठा लिया, लेकिन उसी जल्दबाजी में मैंने पीछे मुड़ के भी देख लिया। मैंने फ़ोन को अपनी पॉकेट में वापस डाला और चल पड़ा घर की तरफ। घर में आने के बाद रात के वक्त जब मैं सो रहा था तब मुझे अचानक से प्यास लगी। उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं छत पे सोता था। जब मैं छत पे सो रहा था और मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा चलो पानी पी लिया जाए। मैं पानी पीने के लिए उठा ही था, तभी मैंने देखा कि वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, और उसे मैंने अपने सामने देखा तो मेरा गला जो है वो सूख गया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, और वो लड़का जो था वो मुझे देखकर हंस रहा था, और वो उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि पूछो ही मत। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं पसीने से तरबतर हो गया, और अचानक से वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। मैं तुरंत उठा और पानी पी के वापस से लेट गया, लेकिन वो मुझे दिखाई देने लगा। रात में मैं जब भी उठता तो वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता। एक दो बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन वो मुझे रोज़ रात को दिखाई देने लगा। वो जब भी मुझे दिखाई देता तब मुझे देखकर हंसता, और उसकी हंसी देखकर मेरा दिल जो है वो घबरा जाता। मैं पसीने से तरबतर हो जाता। वो जो खौफ था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैंने कई दिनों तक इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तब मैंने अपने दादाजी को ये बात बताई कि वो लड़का जो है पड़ोस का, जो मर चुका है, वो मुझे दिखाई देता है रोज़ रात में। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, क्या तुमने पीछे मुड़ के देखा था? और मैंने सोचा कि अब छुपाने का क्या ही फ़ायदा है। मैंने बोल दिया, जी हाँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा था। फिर मेरे दादाजी ने कहा, जब एक काम के लिए कोई मना करो तो वही करना ज़रूरी होता है क्या? अब भुगतो। मैंने अपने दादाजी से माफ़ी मांगी, और फिर मेरे दादाजी ने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी और मैं एक मंदिर में गए और वहाँ कुछ पूजा पाठ करवाई। पूजा पाठ करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से वो मुझे कभी नज़र नहीं आया। लेकिन वो जो कुछ रातें थी मेरी ज़िंदगी की, जब वो मुझे नज़र आता था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रातें हैं, और उन्हें मैं कभी वापस से महसूस नहीं करना चाहता। मेरा नाम अरविंद है। एक रात मैं और मेरा दोस्त
अभिजीत दोनों साथ में ही घूम रहे थे। घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे। हम घूमते हुए एक चौराहे पे पहुंचे, जहां हमने एक चौराहे पे नींबू मिर्ची ज़मीन पे पड़ी हुई देखी। और मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा, ये देख, ये क्या रखा हुआ, नींबू मिर्च। यार कैसे कैसे लोग हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे दूर रहे इससे, पता नहीं क्या पता कोई टोना वगैरह किया हो, दूर रहे। और फिर मेरा दोस्त ने ये बात सुनी, तब वो हंसने लगा और उसने मुझसे हंसते हुए कहा, अबे तू भी अंधविश्वासी है क्या, कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये देख इसे मैं उठा कर देखता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा, खबरदार अगर उसे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने एक बार कहा ना, दूर रहे उससे, एक बार मैं समझ नहीं आता। और फिर मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे भाई चुप कर डरपोक, देख कुछ नहीं होगा। उसने मेरे सामने ही उस नींबू मिर्ची को उठाया, मुझे दिखाते हुए कहने लगा, ये देख नींबू मिर्ची। अब कोई अंधविश्वासी ही होगा जिसने चौराहे पे रखा होगा, सोच रहा होगा कि उसकी मुसीबत जो ये नींबू मिर्ची उठाएगा उसके पास आ जाएगी। अरे आजकल के ये अनपढ़ लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ज़माना कितना आगे आ गया है फिर भी। और ये कहकर वो हंसने लगा। उसने उस नींबू को पैरों से कुचल दिया और हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपने दोस्त से कहा, तेरे अंदर दिमाग वगैरह है कि नहीं है? जब मैंने एक बार मना कर दिया तो क्या तू मोटे दिमाग का है? तुझे समझ नहीं आता कि जब जिस काम के लिए मना किया जाए उसे नहीं करना चाहिए? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, अरे अरे इतना गुस्सा करने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं कल मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सब अंधविश्वास की बातें होती है। मैं और मेरा दोस्त घर पहुंचे और फिर मैं खाना खा के सो गया था। सुबह उठा, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया। मैसेज करके मैंने कहा, आज इंडिया गेट घूमने चलते हैं। और लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा किसी काम में बिजी होगा। दोपहर हो गई, मैंने फिर से मैसेज किया, आखिर कहाँ है? फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इतना तो उसने मैसेज भी नहीं पढ़ा, जो ब्लू टिक आती है वो भी नहीं आई थी। इसका मतलब उसने मैसेज सीन भी नहीं किया था। और फिर दोपहर से शाम हो गई। मुझे लगा कि मेरा दोस्त ऐसा तो नहीं है, मैसेज का रिप्लाई तो जल्दी देता है, ऐसी क्या बात होगी। मैंने सोचा कि शायद कॉल कर लेते हैं। मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मेरे दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। और इस बार मुझे ये चिंता होने लगी। मैं अपने दोस्त के घर गया, ज़्यादा दूर नहीं था, और मैंने देखा कि मेरे दोस्त की जो मम्मी थी वो दरवाजे पे बैठकर रो रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा, अरे आंटी जी आप रो क्यों रही हैं, आखिर क्या हो गया, बात क्या है? और फिर मेरे दोस्त की मम्मी ने रोते हुए कहा, अब पता नहीं बेटा, ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, ये सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। और फिर मैंने कहा, अच्छा हटिए मैं देखता हूँ। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरा दोस्त शांति से बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, क्या बात होगी भाई, हाँ किस बात का व्रत रखा हुआ? मेरे दोस्त ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे घूरने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे क्या हो गया भाई, हाँ? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई यार तबीयत वगैरह ठीक है? मेरे दोस्त ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त की तबीयत खराब है। मैंने अपने दोस्त से कहा, चल डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे दोस्त ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, अबे चल यार, पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है। और तभी अचानक से उसने मुझे जोर से झटका दिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, दूर रह मुझसे, दूर रह, इस बार हाथ लगाया तो तेरा हाथ काट दूंगा। इतनी भयानक आवाज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। और फिर मैंने कहा, अबे तुझे हो क्या गया है? फिर मेरे दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, अबे तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भाग जा यहाँ से वरना मार दूंगा जान से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मेरे दोस्त ने पास में रखी एक बैट से मेरे पे हमला कर दिया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और मैंने अपने दोस्त को रोका। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर मेरा दोस्त ये सब कर क्या रहा है? मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था। और फिर जब उसकी मम्मी ने मेरे दोस्त को इस हालत में देखा
तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये रात से ही ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रात में कुछ हुआ था क्या? फिर मैंने उसकी मम्मी को बताया, आंटी जी बात कुछ ऐसी है कि चौराहे पे एक नींबू मिर्ची रखी हुई थी, ये बेवकूफ़ उसी के ऊपर चढ़ गया और उसे पैरों से कुचल दिया और उसका मजाक बना रहा था। और जब मैंने ये बात बताई तब वो आंटी रोने लगी और कहने लगी, अरे बेटा मैं तो इसे मना करती हूँ लेकिन ये कुछ बात माने तब ना, अब पता नहीं किसका टूना टूटका लग गया इसको, अब क्या करूँ मैं? और फिर मैंने अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताई और फिर मेरी मम्मी ने बताया कि उसे एक मंदिर में लेकर जाए। वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और फिर मुझे लगा कि चलो दिखा लेते हैं, मंदिर ही तो जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने दोस्त को जैसे तैसे लेकर मंदिर में गया और मंदिर में जैसे ही उसको लेकर गया तब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और अचानक से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, इस बार तो बच गया, अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मरने के लिए छोड़ दूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया कहा और उसकी मम्मी ने भी, और आज वो बिल्कुल ठीक है और वो अब जो ये सब चीज़ें होती हैं वो अब उन चीज़ों से कोसों दूर रहता है और रहना भी चाहिए।